वेलकम टू गाइड नीति। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर बीपीएससी क्लास की सीरीज चलाई जा रही है जो इतिहास से स्टार्ट हुआ है, और इतिहास का सेक्शन हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास के सेक्शन से 30 नंबर का क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछ ही लिया जाता है हर ईयर में। ठीक है, तो इस बार भी 30 मार्क्स का एग्जामिनेशन बीपीएससी में पूछे जाएंगे, तो हम इतिहास के सवाल को तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइड नीति पर ये अभी प्राचीन भारत का ये जो सेक्शन है चलाया जा रहा है, उसके बाद फिर मिडाइवल चलेगा यानी कि मध्यकालीन भारत, और फिर मॉडर्न चलेगा। तो आप गाइड नीति के साथ बने रहें। और आप जैसा कि जानते ही हैं, गाइड नीति के फ्री कंटेंट भी पेड कंटेंट से बेहतर होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत का, जिसका ये आज एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था। भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हेरोडोटस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने कल की क्लास में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों द्वारा विवरण देख के लिए थे। आज हम लोग जानने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत को हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत होता क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष और मृतभान, आभूषण आदि आते हैं। यानी कि हमें किसी ऐसे अभिलेख हो गया या फिर किसी तरह का मुहर हो गया, उससे अगर हमें जानकारी होती है तो उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत के कुछ शब्दावली भी आती हैं, जिससे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अभिलेख क्या होती है। तो अभिलेख जो लेख मुहर या प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टान और ताम पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो अभिलेख का मतलब आप समझ गए ना? जो कुछ भी लिखा हुआ चीज होगा या लिखा हुआ मुहर हुआ या प्रस्तर स्तंभ यानी किसी तरह का पोल हो गया, स्तूप या चट्टानों पर लिखा हुआ हो या तामपत्रों पर, तो उसे हम अभिलेख कहा जाता है। एपिग्राफी, एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो अभिलेख के जो अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहे तो पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। तो एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेलीग्राफी क्या होती है? तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों को, प्राचीन तिथि को, अध्ययन को आप हम लोग पूर्व लिपि शास्त्र यानी कि पेलीग्राफी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एपिग्राफी यानी कि अभिलेख में जो कोई भी डेट दिया हुआ है, उस डेट को जो हम रीड करते हैं, या फिर किसी प्राचीन में कोई डेट लिखा हुआ है और उसे रीड करने के जो हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेलीग्राफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमी एस्मेटिक्स क्या होता है? तो सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग न्यूमेटिक्स भी कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमेटिक्स कहते हैं। कभी कभी ये हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यूमेटिक्स क्या है, तो आप ये कह सकते हो, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आप मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमी एस्मेटिक्स कहा जाता है। ओके, चलिए पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सबसे पहले सिक्के के बारे में जान लेते हैं कि सिक्के के बारे में क्या है। तो भारत के प्राचीन में सिक्के को पंचमार्क कहा जाता था या आहार सिक्के कहलाते थे। यानी कि सिक्के के ऊपर क्या था? एक पंचमार्क दिया हुआ था। पुराने सिक्के जो थे वो तांबा, चांदी, सोने और शीशे के बने होते थे। किसके बने होते थे? सोने और शीशे के सिक्के बने होते थे। ठीक है, तो आरंभिक में शुरुआत में क्या था? जब सिक्के में कुछ प्रतीक मिलते थे, कुछ चिन्ह हुआ करते थे, बाद में उस सिक्कों पर राजाओं और देवताओं का नाम तथा तिथियां भी मिलने लगी। ठीक है,
उसके बाद है देखते हैं सबसे ज़्यादा जो सोने का सिक्का था, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हमारे प्रश्न इस तरह कहते हैं कि सोने के जो सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा किसने जारी किए थे। तो सोने के सिक्का जो जारी किए थे वो थे गुप्त शासकों ने। किसने किए थे? गुप्त शासकों ने। और गुप्त शासकों ने गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को, स्वर्ण जो सोने के सिक्के होते थे उसे हम दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। और जो गुप्त काल में ही जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के, उसे हम लोग कहते थे रूपक। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक कहते थे। ठीक है, तो ये गुप्त काल का था। सोने के सिक्के को हम दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। सोने पर जो लिखित सिक्के का सर्वप्रथम जो मिलता है वो कुषाण कुषाण में मिलता है। ठीक है ना, कुषाण राजाओं ने जारी किया था। अगर ये क्वेश्चन प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि सोने पर जो लिखित है, यानी कि सोने के सिक्के पर जो कुछ भी लिखा हुआ जाता है, उल्लेखित वो सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो कुषाण के जो राजाओं हुआ करते थे उसने ही दिया था। और एक सोने के सिक्के पर समुद्रगुप्त को क्या करते हुए दिखाया गया है, इस तरह के तो क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को सोने के सिक्के पर एक बीना बजाते हुए दिया गया है। ठीक है, और एक प्रश्न और जो कि इम्पोर्टेंट है कि कौन से राजा शीशे के सिक्के, शीशे, ठीक है, लेड, शीशे मतलब लेड, लेड के सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहनों ने, सातवाहनों राजा ने ही, सातवाहनों वंश के जो थे उस राजा ने ही शीशों के सिक्के जारी किए थे, सातवाहनों राजा ने। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिलेख, अभिलेख क्या होता है। अभिलेख जो होते हैं वो मुहर, प्रस्तर स्तंभों, चट्टान या तामपत्रों पर जो मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर जो भी मिलते हैं उसे हम अभिलेख कहते हैं। और सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में है। प्रश्न हमसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ है, तो हम लोग कह सकते हैं मैसूर संग्रहालय में। कहाँ है? मैसूर का में जो संग्रहालय है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिलेख को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो मैसूर संग्रहालय में संग्रहित किया गया है, यानी कि रखा गया है। और मौर्य या मौर्योत्तर या गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख है वो कार्पस, इंस्क्रिप्शंस और इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। ओके, अभिलेख जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लिपियाँ आती है। तो अभिलेख की जो लिपियाँ हैं वो हमको जानना होता है। ठीक है, अभिलेख की लिपियों से क्या होता है। फर्स्टली देख लेते हैं प्राकृति। प्राकृति जो लिपियाँ होती थी वो किस चीज़ से संबंधित है। तो जब अभिलेख का शुरुआत में था तो उसे जो आरंभिक अभिलेख हुआ करते थे, शुरुआत का जो अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थी। ठीक है, तो जो प्राकृतिक भाषा में थी जो शुरुआत के जो अभिलेख थे उसे हम कहते हैं प्राकृतिक लिपियाँ। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड जो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक के जो शिलालेख अशोक के जो शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में है। और यह लिपि जो थी ये बाएं से दाएं, का प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो है उसको लिखा कैसे जाता था, तो इसको हम कहेंगे बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था? बाएं से दाएं के रूप ऊपर। ठीक है, तो बाएं से दाएं जो लिखा जाता था वो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। उसके बाद एक और अभिलेख आता है ख्रोष्टी लिपि। ख्रोष्टी लिपि जो थी वो भी अशोक के ही शिलालेख लेख का है। ठीक है, जो अशोक के जो शिलालेख है, कुछ शिलालेख हैं वो ख्रोष्टी लिपि में पाई गई है। ठीक है, तो ख्रोष्टी लिपि जो थी वो, लेकिन इसका ब्राह्मी लिपि से क्या अंतर था, ये जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी ख्रोष्टी लिपि? दाएं से बाएं। ठीक है, यानी कि इधर से लिखी जाती थी। और ब्राह्मी लिपि इधर से लिखी जाती थी। ठीक है, और एक और लिपि है जिसको हम लोग कहते हैं यूनानी एवं अरमाइक लिपि। जिसको क्या कहते हैं? यूनानी और अरमाइक। तो यूनानी या अरमाइक लिपि जो है
या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो अशोक के जो अभिलेख है या शिलालेख है उस पर लिखी हुई लिपि जो है वो इसी लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो जिस भाषा में वो लिखी गई है, जिस लिपि में, वो उसे ईनानी और अरमाइक लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं और उनके शासक दिए गए हैं, जो डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि कौन से अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्र दमन से संबंधित है। नासिक का जो अभिलेख है वो गौतमी सिंह बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर का जो अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर का अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। और भित्री एवं जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त से। और देवपारा अभिलेख है वो बंगाल शासक के विजयसेन से संबंधित है। वहाँ का शासक ये था। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये अभिलेख है जिसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो और पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, उस अभिलेख के बारे में एक तथ्य ये है कि इसका जो दरबारी था रवि कीर्ति द्वारा रचित है। ये जो है वो रवि कीर्ति द्वारा। और रुद्र दमन का जो भीतरी जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में जारी है। ठीक है, और इसे ही प्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्र दमन का जो ये है हाँ, रुद्र दमन का ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसे ही संस्कृत भाषा में है और प्रथम अभिलेख माना जाता है। ठीक है, आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत की जो मंदिर जो आप लोग देखे होंगे, तो उस मंदिर की जो शैली थी वो कहलाती थी नागर शैली कहलाती थी। ठीक है, उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली थी वो नागर शैली कहलाती थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिर की शैली क्या कहलाती थी? तो दक्षिण भारत की जो मंदिर थी उसे द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दक्षिण भारत में आप मंदिरों की जो शैली देखेंगे उसका निर्माण का जो कला था उसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण पश्चिम के जो मंदिर का निर्माण की शैली थी वो क्या थी? तो दक्षिण पश्चिम जो निर्माण थी वो थी बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली क्या था? नागर और द्रविड़ शैली का मिलाकर जो बनते हैं उसे हम बेसर शैली कहते हैं। और ये जो दक्षिण पश्चिम के जो भारत के जो मंदिरों का निर्माण शैली थी उसे हम बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आज का प्रश्न, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पंचायतन शब्द है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो पंचायतन शब्द आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जितना कुछ भी आप जानते हैं इसको फुल डिटेल में जरूर लिखा कीजिएगा। ठीक है, तो पंचायतन शब्द किस चीज़ से संबंधित है इसके बारे में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, तो गाइड नीति पर आप अच्छा लगी होगी तो आप इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।